हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। हम दोनों को समझेंगे और बात भी करेंगे कि क्या किस तरह से हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, किस तरह से किस बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपठित गद्यांश होता क्या है। देखो, अपठित यानी आपकी बुक का नहीं होगा, कहीं और से कुछ एक पैरा आपको दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको करने होंगे। ठीक है, अपठित यानी कि आपकी बुक का नहीं होगा, आपका पहले पढ़ा हुआ नहीं होगा। सेम ऐसे ही अपठित पद्यांश, जिसमें आपका कौन सा पद्यांश वाला पार्ट होगा, जिसमें आप किसी काव्य के बारे में बात करोगे, कोई कविता होगी, ठीक है, उसके बारे में होगा और वो भी आपकी बुक का नहीं होगा, कहीं और से आया होगा। अब दोनों में क्या करना है, दोनों जो हैं डिफरेंट बोर्ड में अलग अलग मार्क्स में होते हैं, तो हम मार्क्स पे काम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर आपने ये चीज़ अच्छे से कर ली तो एटलीस्ट 15 मार्क्स में कहूँगी ना, 15 मार्क्स में एवरेज लेके चल रही हूँ कि 15 मार्क्स का तो आता ही है, तो 15 मार्क्स जो हैं आप आराम से एक्वायर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको जब भी जिस भी बोर्ड की बात करूँ, अब डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट तरीका होता है। जब हम मॉडल पेपर्स करेंगे तब आपको और ज़्यादा आइडिया होगा कि हमारे बोर्ड में किस टाइप का आएगा। लेकिन अपठित गद्यांश और पद्यांश हर बोर्ड में आता है और एवरेज में इतना नंबर लेके चल रही हूँ कि 15 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। 15 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन 15 तक मैंने देखा है आता है। तो मार्क्स पे भी नहीं जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ लर्न नहीं करना है। आपको कोई चीज़ दे रखी होगी, उसी के आधार पर आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे। तो आपकी एक तरह से ज़्यादा मेहनत भी नहीं है कि हाँ हमें कुछ समझना है, कुछ याद करना है या कोई चीज़ करनी है। ये अपठित है, कहीं से भी आ सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको हाँ भाई ये 2-3 पढ़ने हैं या ये 50 जो हैं इतने अपठित गद्यांश कर लोगे तो उसमें से आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो हमको क्या करना है, हमको समझना है कि किस तरह से हमें इसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे कि अपठित गद्यांश में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, फिर अपठित पद्यांश में क्या ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं अगर अपठित गद्यांश की बात करूँ तो क्या है कि इसमें जो टॉपिक आते हैं वो मोस्टली आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिस पे आपको खुद को भी आइडिया होगा। जैसे मान लो जनसंख्या पे आ सकता है, या फिर जो हमारे आसपास की सफाई से रिलेटेड हो सकता है, हमारे सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो सकता है, या विज्ञान से रिलेटेड हो सकता है, या किसी भी ऐसा टॉपिक होगा जिसमें आपको खुद को नॉलेज होगी। ठीक है, बट हमें क्या करना है, जब भी आप अपठित गद्यांश पढ़ोगे और उससे रिलेटेड आपके पास जब प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों का जब आप उत्तर लिखोगे, तो कई बार हम क्या कर देते हैं, हम जो प्रश्न देखते हैं उस प्रश्न में जैसे मान लो जनसंख्या वृद्धि के कारण बोले गए हैं। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण हमको तो पता है, बहुत सारे पता हैं, तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें गद्यांश में देखना है कि गद्यांश में कौन कौन से कारण दिए हैं, हमको वही वहां पर आंसर में लिखने हैं। अपने मन से कुछ नहीं लिखना है कि हाँ भाई हम अच्छा मेरे को तो ये भी आता है जनसंख्या वृद्धि का कारण, जो 2-3 आपको खुद को भी पता होंगे, वो नहीं करना है। यानी अपना दिमाग नहीं चलाना है अपठित गद्यांश में, जो आपको दे रखा है वही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। मान लो प्रदूषण पे आ गया कि प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, तो हमको तो बहुत सारे पता है प्रदूषण के कारण, लेकिन हमको अपने गद्यांश पर जो दे रखा है उसी में से ही आंसर लिखना है, खुद के मन से आंसर नहीं लिखना है। तो कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं और वो क्या करते हैं, दे रखा है क्वेश्चन, आपको वैसे ही अपना खुद का नॉलेज आता है और आप उसी के आधार पर आंसर लिख देते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि लिखा तो आपने सही है, बट आपका जो गद्यांश है उसमें जो दे रखा है आपको वही लिखना है। पहली बात ये। दूसरी चीज, अपठित पद्यांश की बात करते हैं। तो अपठित पद्यांश में सारी चीजें आपको हो सकता है नहीं समझ में आए। क्यों? क्योंकि काव्य वाली चीजें होंगी, कोई कविता होगी, उस कविता का कोई भाव होगा, आपको हो सकता है उसका आइडिया ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप पद्यांश के प्रश्नों पे चले जाना और प्रश्न देख के समझना कि इन प्रश्नों में क्या पूछा गया है। फिर आप अपने पद्यांश पे आना और उस पद्यांश को पढ़ना। पद्यांश को पढ़ के आपको समझना है कि इसमें किसके बारे में बात की गई है, देन आपको अपने आंसर्स देने हैं। क्योंकि आप जैसे ही पद्यांश पढ़ोगे तो हो सकता है आपके दिमाग से बिल्कुल बाउंस हो जाए, आपको समझ में नहीं आए कि किसके बारे में बात हो रही है। तो एक बार आप क्वेश्चंस पे नज़र डाल लेना,
क्वेश्चंस को देख के फिर आप पद्यांश पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, और अभी हम करके भी देखेंगे तो उससे आपको और आइडिया हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अपठित गद्यांश, जिसमें मैंने 2 तरीके से लिए हैं, जो 2 तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक आपको मिल सकते हैं एमसीक्यूज बेस पे, कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 1 पिक करना होगा कि कौन सा सही है। और दूसरी तरीके से आपका गद्यांश कैसे आता है, आपको डिटेल में डिस्क्रिप्टिव करके लिखना होता है। तो दोनों तरह के गद्यांश को हम करेंगे, और हम पद्यांश भी करेंगे, और पद्यांश में किस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। और इस लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। 2-3 गद्यांश ऐसे ही उठा के रैंडमली, बुक भी हो सकती है आपके पास या कहीं से भी नेट से भी सर्च करके, आप ऐसे ही सिर्फ गद्यांश देखना या फिर पद्यांश भी देख लेना, और उनके क्वेश्चन देख के आप खुद से आंसर निकालने की कोशिश करना। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अपठित गद्यांश का पहला पार्ट, जिसमें आपको कुछ इस तरह से पैरा दे रखा है। एक और भी है, पहले हम इसको पढ़ लेंगे, फिर दूसरा हम बाद में पढ़ेंगे। दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ पर अभी इस वक्त आपको दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि जब हम गद्यांश करते हैं तो आपको गद्यांश पूरा एक साथ दिख जाता है। आप गद्यांश को देख के, उसके क्वेश्चन देख के उनके आंसर्स आराम से निकाल लेते हो। लेकिन हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्पेस छोटा होता है, तो हम इतना सारा एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक एडवांटेज है कि आपके पास सामने एक साथ पूरा गद्यांश होगा और उसी के प्रश्न भी आपके पास ही होंगे, तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। बस हमको मेन क्या है, हमको समझना है कि हमें करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जब हम एग्जाम्स होते हैं तब हम क्या करते हैं, हम अपठित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर पढ़ के उसको समझते हैं, फिर समझ के उसका भाव निकालते हैं। तो हमको ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड करना है और उसको रीड करके सिर्फ एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग बिठानी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरा गद्यांश जो उसको पढ़ना है, फिर उसको पढ़ के उसको समझना है, खुद से देखना है कि अच्छा हाँ इसमें ये चीज़ें बोली गई थी। इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहली ट्रिक आपको क्या करनी है, अगर आप बहुत जल्दी इजीली फटाफट अपना गद्यांश कंप्लीट करना चाहते हो, क्योंकि बाकी चीज़ों में आपको बहुत टाइम देना होगा, जहाँ पर आपको खुद को सोच सोच के लिखना होगा, तो उन चीज़ों पे आप ज़्यादा टाइम देना। जैसे पत्र हो गया, उसको आपको अच्छे से लिखना होगा, उसको थोड़ा क्रिएटिव बना के लिखना होगा। निबंध हो गया, उसको आपको अच्छे से लिखना है, तो उसमें सोच के फिर लिखना है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जिस चीज़ में आप टाइम बचा सकते हो वो गद्यांश है। स्कोरिंग भी है और प्लस आपको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है। तो इसीलिए आप जब गद्यांश देखो तो उसको पढ़ के समझ के ये सब चीज़ें गलती मत करना। पहली चीज़ आप क्या करना, मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो। तो मैं आपको थोड़े से एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य पालन करना चाहिए, आप इस चीज़ पे अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इस चीज़ पे अंडरलाइन करते ही क्या हो जाएगा, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि कर्तव्य पालन से रिलेटेड हमको एक पैरा में देखना है। ऑप्शंस बाद में देख लेंगे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। सफलता की कुंजी, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तब हमको देखना है कि सफलता की कुंजी वाला कहीं पर हमको दिखता है क्या। नेक्स्ट है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। असफल व्यक्ति अर्जित करता है क्या। ठीक है, असफल व्यक्ति, एक सफलता की कुंजी, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। नेक्स्ट है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। बोझ बन जाता है, धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि धीरे धीरे बोझ बन जाता है, ऐसा समथिंग हमको देखना है। एक और देख लेते हैं, जीवन की सार्थकता किसमें है। जीवन की सार्थकता। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा कि हमारे अंदर ना एक पॉइंट्स डल जाएंगे कि हमको एक तो क्या देखना है, जीवन की सार्थकता देखनी है, फिर हमको क्या देखना है, फिर हमको सफलता की कुंजी देखनी है, फिर हमको क्या देखना है, बोझ वाली कुछ लाइन देखनी है, उसके बाद हमको क्या देखना है, सफलता की कुंजी हो गया और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ये सब चीज़ें देखनी है। अब क्या होगा, जब आप पढ़ोगे गद्यांश, तो गद्यांश पढ़ते ही आपके माइंड में जैसे जैसे वो वर्ड्स जो आपने देखे थे वो आपको क्लिक हो जाएंगे और आप फटाफट से उस पर अंडरलाइन करके अपने फिर से क्वेश्चन पे आ जाओगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। और हम अगर दूसरा तरीका अपनाएं तो वो क्या होगा, पहले हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ के उसको समझेंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर उसमें देखेंगे, फिर वापस से जाएंगे हमारे गद्यांश पे, फिर वहाँ से हमारे आंसर निकालेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमने कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल दिए। अब जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको अपना अपना सा लगेगा गद्यांश कि हाँ ये लग रहा है कि ऐसे ऐसे वर्ड्स हमने अभी भी देखे थे थोड़ी देर पहले।
तो इसीलिए अगर आपको टाइम बचाना है तो पहले आप क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन से जो आपको मेन पॉइंट जो आपको लगता है कि मुझे याद रहेगा ये वाला निकाल लेना। अभी देखो यहाँ पे तो दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन साथ में नहीं है, क्वेश्चन बाद में है और हम गद्यांश अभी देख रहे हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट आपके पास दोनों चीज़ें सामने होंगी तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं छोटा छोटा लिखती फॉन्ट, लेकिन वो फिर अच्छे से दिखता नहीं है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है मनुष्य। अब आप रीड करो, अब आप रीड करो, रीड करके, क्योंकि रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कई बार हमसे कोई चीज़ें मिस हो जाए, इसलिए रीड एक बार पूरा करना है। अब रीड करते हैं। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। तो देखो यहाँ पे कर्तव्य पालन करना है, ये हमने लाइन देखी थी, है ना, ये देखी थी, तो यहाँ से हमको कुछ कुछ मिल जाएगा। तो इसी पर, यहीं पर ही आप अपने आप को स्टॉप करो, स्टॉप करके अपने क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए? एक निष्काम भाव से, हाँ ये तो था। सफलता असफलता की चिंता किए बिना, हाँ ये भी था। आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना, हाँ ये भी था। तीनों थे, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी घ, कि इसमें उपयुक्त सभी आएगा। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते भाई, निष्काम भाव से भी था, सफलता असफलता की चिंता किए बिना भी था, और आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना भी था। देखो, एक तो निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर क्या करना चाहिए? कर्तव्यरत रहना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमको आंसर मिल गया, हमने इजीली कर भी लिया। नेक्स्ट है, किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। हमने ऐसा कुछ देखा था ना, सफलता की कुंजी ऐसा कुछ देखा था ना। तो हाँ, सफलता की कुंजी किसको कहा गया है? असफलता को। जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? धन को? ऐसा तो था ही नहीं। परिश्रम को? नहीं, असफलता को। तो यहां से ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। ऐसा हमने अर्जित देखा था, संपत्ति अर्जित। तो क्या है? असफल व्यक्ति क्या करता है? अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। अब यहां पे क्या बताओ, आपको गद्यांश समझने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमको क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई जो जो हमको क्वेश्चन चाहिए वो मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको समझना कहाँ पड़ेगा। अगर एमसीक्यूज बेस्ड है तब तो आप इजीली समझ के मतलब देख के क्वेश्चन अपने एमसीक्यूज देख के कर लोगे। लेकिन जहाँ पर आपको डिटेल में आंसर लिखना होगा वहाँ आपको गद्यांश को समझना होगा। और यहाँ पर भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ते पढ़ते काफ़ी चीज़ समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि असफल व्यक्ति जो होता है उसको निरंतर प्रयास करना चाहिए, कभी भी उसको हार नहीं माननी चाहिए। अगर वो जो सफलता की कुंजी होती है वो क्या होती है? असफलता ही होती है। क्यों? क्योंकि जब हम असफल होते हैं तभी हम कुछ बेटर करते हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ के समझ लेंगे, लेकिन हमको अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं समझाना है कि उसको बैठ के समझते रहें, सारी चीज़ें करते रहें। आप पहले क्वेश्चन देखो। अगर क्वेश्चन देखोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा ना कि हाँ भाई हमको इसको एमसीक्यूज बेस्ड है तो इतना दिमाग ही नहीं लगाना है, फटाफट देखना है अपने ऑप्शंस को और अपने पैराग्राफ को कि हाँ इसमें से क्या दिख रहा है, जो जो ऑप्शन दिख रहा है उसको लगा देना है। हाँ, बात वहाँ आएगी जब आप डिटेल में जब आंसर वाले देखोगे, वहाँ पर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें पहली किससे पता चलेंगी? आपको आपके क्वेश्चन से पता चलेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चंस पहले देख लेना, फिर आप अपने गद्यांश पे आ जाना। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा अप्लाई करना और आप करके भी देखना, दोनों तरीके से करके देखना। एक आप अपना गद्यांश पढ़ के फिर करो और एक क्वेश्चन देख के फिर करना। टाइम डाल के नोट करके देखना, आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार टाइम बच रहा है, प्लस अच्छे से अटेम्प्ट भी हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गए आगे हम? हाँ, जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया ऐसा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। यहाँ से हमको ऐसा कुछ वर्ड नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते, ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन
धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की, सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद व उत्साह है, उसमें ही जीवन की सार्थकता है। जीवन की सार्थकता, ठीक है, ये वाला वर्ड भी हमने देखा था। तो जीवन की सार्थकता किस किस में है? विघ्न बाधाओं की, असफलता की, हानि और लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद और उत्साह है, उसमें ही क्या है? जीवन की सार्थकता। तो फर्स्ट हमने अटेम्प्ट कर लिया था, सेकंड भी हमारा हो गया, थर्ड भी नहीं हुआ हमारा ना। थर्ड में क्या था? असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? क्या अर्जित करता है? अपयश करता है? नहीं, अनुभव की संपत्ति, अनुभव मिलता है ना उसको। तो धन दौलत नहीं था, आशा के पुष्प भी नहीं था। ख जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? कैसे व्यक्तियों का? जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। हाँ, ये लाइन आई थी। जो परिश्रम से जी चुराते हैं, ऐसा हमने कहीं कुछ नहीं देखा था। जो नित्य व्यायाम नहीं करते, व्यायाम वाली बात भी नहीं आई थी। जो धन दौलत नहीं कमाते, ऐसी धन दौलत वाली बात भी नहीं आई थी। अब देखो क्या होता है कि जब हम गद्यांश कर रहे थे तो हमको, मैंने आपको जो ये पहले पॉइंट बता दिया कि गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, बट कई बार हम क्या करते थे, ज़्यादा दिमाग चला लेते हैं और हम क्वेश्चन देख के अपने आंसर, मतलब ऑप्शन देख के हम आंसर लगाते हैं कि कैसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। अरे अच्छा, जो परिश्रम से जी चुराते हैं उनके लिए हो जाता होगा। नहीं, हमको गद्यांश के अकॉर्डिंग देखना है। गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये वाला ऑप्शन था, तो हमको यही लगाना है, हमको ये नहीं लगाना है। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी है, हमें गद्यांश के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को पिक करना है, ठीक है। तो आपको कई बार ऐसा एक दो ऑप्शन डाल देंगे जो आपको सही लग रहा होगा, और वो हम पढ़ते पढ़ते भूल जाएंगे कि हम गद्यांश को कंसीडर करके लिख रहे हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि हमको गद्यांश में लिखी हुई चीज़ों को ही अटेम्प्ट करना है, बाकी चीज़ों को, अपने जो कॉमन सेंस है उसको हमको थोड़ी देर के लिए साइड रखना है कि हाँ हमें तो ये सही लगता है, हम तो ये लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा जीवन की सार्थकता। तो हर समय सोते रहने में, ऐसा तो कुछ नहीं था। बहुत सारा धन कमाने में, ये वाली बात भी नहीं थी। कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, हाँ ये हमने बात देखी थी। दूसरों से अपना काम निकलवाने में, ये भी हमने नहीं देखा था। तो ग हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। कंप्लीट 5 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिहार बोर्ड में इस तरह से आपके 2 गद्यांश आते हैं जो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। 2 या 1 तो आता ही है ना, एक डिटेल में भी आता है, डिस्क्रिप्टिव में भी आता है, एक इस तरह से एमसीक्यूज बेस पे भी आता है। 1 भी आता है, 2 भी आता है। वो हम जब मॉडल पेपर करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस और बहुत सारी करेंगे जिससे आपको गद्यांश और पद्यांश में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बढ़े आगे। नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। अपठित गद्यांश एक और है। क्या करें हम? पहले हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं, उससे हमको हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले दे रखा है, किसके कारण देश को अच्छे नागरिक नहीं मिल पाते? अच्छे नागरिक, ऐसा कुछ हमको देखना है। दूसरा, हमारे देश का भविष्य कब उज्जवल होगा? अब यहां पे क्वेश्चन कैसे हैं? डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि हमको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो अगर डिटेल में लिखना है तो आपको अब गद्यांश को पढ़ना भी है, उसको समझना भी है, क्योंकि अब हमको आंसर्स लिखने हैं। तो लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, किस लालच में आकर लोग अपना अमूल्य वोट अयोग्य नेता को दे देते हैं? अयोग्य नेता, हमको बाकी चीजें तो याद नहीं रहेगी, अयोग्य नेता जरूर याद रहेगा। निरक्षर व्यक्ति किस किस में अंतर नहीं कर पाते? निरक्षर व्यक्ति जो है वो किस किस में अंतर नहीं कर पाते? तो निरक्षर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। देश में अज्ञानता तथा निरक्षरता को जड़ से हटाने के लिए क्या प्रयत्न करने होंगे? ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है? अब हमको पहला क्वेश्चन देखना है कि किसके कारण देश को अच्छे नागरिक नहीं मिल पाते। अब हम जाते हैं हमारे गद्यांश में। निरक्षरता किसी भी राष्ट्र, समाज एवं स्वयं व्यक्ति के लिए क्या है? कलंक है। निरक्षर व्यक्ति, निरक्षर यानी जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, अनपढ़ होता है, उसको निरक्षर कहते हैं ना। निरक्षर व्यक्ति के पास सोचने समझने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है। न तो वह सामाजिक विकास के बारे में सोच सकता है, न तो व्यक्तिगत विकास के बारे में। निरक्षर व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य के अंतर के बीच में अंतर नहीं कर पाता। निरक्षरता के कारण देश को अच्छे नागरिक नहीं मिल पाते। मिल गया हमको अच्छे नागरिक। कौन सा है? फर्स्ट आंसर ये है।
निरक्षरता के कारण देश को अच्छे नागरिक नहीं मिल पाते। ये रहा हमारा फर्स्ट का आंसर। तो क्या हम इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं? किसके कारण देश को अच्छे नागरिक नहीं मिल पाते? तो आप यहां पर क्या लगा दोगे? निरक्षरता के कारण, इसमें से ये के निकाल देना, के कारण देश को अच्छे नागरिक नहीं मिल पाते, पूर्ण विराम। ठीक है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे देश का भविष्य कब उज्जवल होगा? देश का भविष्य समथिंग देखना है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। कब? हमें यहां पर अभी उज्जवल कुछ नहीं दिखा था। उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं हो पाता, इसको हटा देना, नहीं हो पाता। उन्हें अपने कीमती वोटों का ज्ञान नहीं होता। थोड़े से पैसों के लालच में आकर वे अपने अमूल्य वोट अयोग्य नेता को दे देते हैं और इस प्रकार देश का भविष्य गलत हाथों में पड़ जाता है। नेता निर्धारित समय तक अपनी मनमानी करते हैं। अभी तक हमको उज्जवल कहीं नहीं दिखा ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उन्हें यह ज्ञात होता है कि इन लोगों को किस प्रकार मूर्ख बनाया जा सकता है। अतः देश में अज्ञानता तथा निरक्षरता को जड़ से हटाने के लिए सामूहिक प्रयत्न आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, घर घर शिक्षा का दीप जलाना होगा, उन्हें साक्षरता के लाभों से अवगत कराना होगा, शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव एवं भ्रष्टाचार समाप्त करना होगा और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त शिक्षा देनी होगी। हमारे भारत देश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हर नागरिक साक्षर होगा। ये लास्ट में हमको लाइन मिली है कि भाई उज्जवल कब होगा? तो कब होगा? जब हर नागरिक क्या होगा? साक्षर होगा। साक्षर मतलब जब वो पढ़ लिख जाएगा, तभी हमारा देश जो है वो उज्जवल होगा। तो मोटा मोटा हमको समझ में आ गया भाई, गद्यांश में जो निरक्षर व्यक्ति है उसके बारे में बताया गया है कि जो निरक्षर व्यक्ति है वो सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो दूसरों के अनुसार चलते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें बुद्धि नहीं होती है, लेकिन वो दूसरों के अनुसार चलते हैं। अब हमको क्या लगेगा, जब हम अगर इसको देखेंगे गद्यांश को, तो हमको लगेगा अरे निरक्षर व्यक्ति भी तो प्रोग्रेस करते ही हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि निरक्षर व्यक्ति जो है वो देश के संबंध में सही से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से नहीं चलते हैं, वो दूसरों के अनुसार चलते हैं। उनको खुद से सही गलत समझ में नहीं आता, उनको नहीं पता होता कि कौन से अधिकार होते हैं, किसके बारे में क्या है, यानी वो जागरूक नहीं होते हैं और इसकी वजह से वो गलत नेता का चुनाव कर लेते हैं और आगे देश का फिर क्या होता है, भविष्य सही हाथों में नहीं जाता है। तो हमको गद्यांश के अकॉर्डिंग ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को ले लेंगे कि भाई भारत देश का जो भविष्य है तभी उज्जवल होगा जब हर व्यक्ति या हर नागरिक साक्षर होगा। हम अपने आंसर को लिख सकते हैं, हमारे देश का भविष्य कब उज्जवल होगा? तो इसको ऐसे लिखोगे, हमारे देश का भविष्य तब उज्जवल होगा जब देश का प्रत्येक नागरिक, अब आप हर ना लिख के प्रत्येक लिख दो, प्रत्येक नागरिक साक्षर होगा। ठीक है, आप इस तरह से अपने आंसर को लिख सकते हो। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? किस लालच में आकर लोग अपना अमूल्य वोट अयोग्य नेता को दे देते? तो ये हमने लाइन पढ़ी थी कि थोड़े से पैसों के लिए, तो ये आपको लाइन यहीं पे मिल जाएगी कि ये ना, थोड़े से पैसों के लालच में आकर वे, अब वे की जगह आपको अपना आंसर थोड़ा सा बना के लिखना है। आपको ऐसा नहीं लिखना है कि जो गद्यांश में दे रखा है उसको छाप दो सीधा सीधा। हमने सेकंड आंसर को भी क्या किया, थोड़ा सा खुद से बना के लिखा। शब्दों का चयन आप खुद से ले सकते हो, बट जो मेन बात कही गई है वो आपको गद्यांश से ही लेनी है, अपने थॉट्स नहीं डालने। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार हम कि हमको अच्छा मन से कुछ नहीं लिखना है, सीधा सीधा गद्यांश में से लिखना है। नहीं, आपको मन से तो नहीं लिखना है, मतलब मन से कोई बात नहीं लिखनी है, लेकिन आप लिखने का जो तरीका है वो अपनी भाषा में अच्छे से बना के लिख सकते हो। सिर्फ आपको जो बातें हैं वो यहाँ से लेनी है, कुछ अलग से खुद का पॉइंट नहीं डालना है इसमें। तो दोनों चीज़ों में अंतर है, उस अंतर को समझ के आप गद्यांश को करिएगा। ठीक है, तो थोड़े से पैसों के लालच में आकर, वे को हटा देना, यहाँ पे क्या लिखना, थोड़े से पैसों के लालच में आकर लोग अपना, ठीक है, अपने की जगह अपना लिख देना, लोग अपना अमूल्य वोट अयोग्य नेता को दे देते हैं। ठीक है, और यहीं पर ही आपका ये थर्ड आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटे छोटे से चेंजेस करके आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निरक्षर व्यक्ति किस किस में अंतर नहीं कर पाता? जो निरक्षर व्यक्ति होता है वो किस किस में अंतर नहीं कर पाता? तो निरक्षर व्यक्ति जो है वो अंतर नहीं कर पाता, ये रहा। निरक्षर व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य के बीच में अंतर नहीं कर पाता। ये तो बिल्कुल एज इट इज दे रखा है, हम एज इट इज लिख देंगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है देश में अज्ञानता तथा निरक्षरता को जड़ से हटाने के लिए क्या प्रयत्न करने होंगे? तो यहाँ पर तो हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया था। ये रहा, उन्हें यह ज्ञात होता है कि इन लोगों को किस प्रकार मूर्ख बनाया जा सकता है, अतः देश में, ये रहा आ गया, देश में अज्ञानता तथा निरक्षरता को जड़ से हटाने के लिए सामूहिक प्रयत्न आवश्यक हैं। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, घर घर शिक्षा का दीप जलाना होगा। अब उन्हें को हटा देना, उन्हें को मतलब उन्हें की जगह हम लोगों लिख सकते हैं। लोग साक्षरता के लाभों से लोगों को, ठीक है, यहां पे ऐसे लिख देना, लोगों को साक्षरता के लाभों से अवगत कराना होगा। शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव एवं भ्रष्टाचार समाप्त करना होगा तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त शिक्षा देनी होगी। ये सब चीजें हमको करनी होगी। तो यहां से आप अपने आंसर को लिखोगे, यहां से लेके यहां तक, फिफ्थ का आंसर, जिसमें हमने सिर्फ छोटा सा चेंज किया, हमने उन्हें हटा के लोगों को, क्योंकि हम जब आंसर लिखेंगे तो हमको ऐसे उन्हें उसका ये चीज़ों को अवॉइड करके अपने आंसर को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाना है। तो इस तरह से आप बना दोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का। टाइम लगा? नहीं लगा। हमने पहले इसको कभी पढ़ा था? शायद नहीं पढ़ा था। लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों की सहायता से ही हमने अपने गद्यांश को कंप्लीट कर दिया। तो गद्यांश दो तरीके से आएगा, एमसीक्यूज बेस पे भी आ सकता है और इस तरह से डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है। तो दोनों चीज़ों में आपको अंतर समझ में आ गया। जब डिस्क्रिप्टिव होगा तो थोड़ा सा खुद से बना के लिखना होगा। खुद से बनाने का मतलब ये है कि खुद की भाषा डालनी होगी। जो आंसर्स आपको, जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो आपको गद्यांश से ही लेने, अपने पॉइंट नहीं डालने। अब हो सकता है हम इस पॉइंट में जो अज्ञानता निरक्षरता है इसमें हमको खुद को भी हमारी बहुत सारी नॉलेज है कि हमको मुफ्त में पुस्तकें बांटनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा में भी बता सकते हैं, क्योंकि हमको इस टॉपिक पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हमको ये चीज़ नहीं करनी है, हमको जो गद्यांश में दे रखा है हमको वही लेना है, ठीक है। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि गलतियाँ होती हैं। जब हम करते हैं ना तो हमारा फोकस लिखने पे चला जाता है और फिर हम ये भूल जाते हैं कि हमको गद्यांश के अकॉर्डिंग लिखना है, अपना विचार उसमें नहीं डालना है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपठित पद्यांश की। पद्यांश में क्या करना है? पद्यांश में आपको पहले पद्यांश पढ़ना है। पद्यांश को पढ़ के फिर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बिठाओगे, फिर खुद से कुछ और समझोगे और कई बार प्रश्नों में आपको कुछ हिंट मिल जाएगी। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, पद्यांश को बाद में पढ़ना, पहले आप सीधा प्रश्नों पे स्विच कर जाना, ठीक है। तो प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला कॉमन प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और वो ये होगा कि आपको प्रस्तुत जो काव्यांश है, पद्यांश है, उसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो उपयुक्त शीर्षक के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि उपयुक्त शीर्षक कम से कम, मतलब कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो ना, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 शब्दों का होना चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप किसी का शीर्षक लिख रहे हो तो पूरी एक लाइन बना के लिख रहे हो, एक वाक्य लिख देते हो कि हाँ भाई ये इसका शीर्षक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6, ये बहुत ज़्यादा है। हमको ट्राई करना है कि 3 से 4 के बीच में ही हमारा शीर्षक कंप्लीट हो जाए। अच्छा, शीर्षक कैसे होगा, कैसे लिखोगे? आपको उसके लिए पद्यांश पढ़ना होगा। उस पद्यांश को पढ़ के आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग कुछ बिठानी होगी और उसके आधार पर आपको देखना होगा कि पद्यांश में किसके बारे में बोला जा रहा है, मतलब किसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, कौन सी बात पे सारी बात जो है वो बैठी हुई है, उसी के ऊपर आपको पद्यांश का आपको शीर्षक देखना है। पहली चीज, ऐसा हो सकता है गद्यांश में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि पूछा जाए कि अच्छा गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो जैसे हमने अगर जैसे मान लो निरक्षरता वाला था तो उसमें लिख सकते हैं निरक्षर व्यक्ति, ठीक है। और इससे पहले वाला जो हमने देखा उसमें भी आप कुछ जो उसका उपयुक्त आपको लगता है, तो दोनों तरह में आ सकता है, गद्यांश में भी आ सकता है, पद्यांश में भी आ सकता है। तो दोनों में आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी बात जो है वो किसके ऊपर, किस बेस्ड पे कही गई है, उसी को ही आपको उसका शीर्षक लिखना है। चलो नेक्स्ट अब क्या पूछा है, काव्यांश में किस बात का वर्णन है। अब
काव्यांश में किस बात का वर्णन है, वो जब हम काव्यांश पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा। और दूसरी चीज, काव्यांश जब भी आपके पास होगा तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही कठिन आपको दे देंगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा और लगेगा तो ये पता नहीं क्या है, किसके बारे में है। इतना होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बात चल रही है। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही ना समझ में आए। तो ये चीज़ अपने मन से निकाल देना कि पता नहीं कैसे कैसे शब्द आ जाएं, हमको उनका अर्थ ही नहीं पता हो। हमको शब्दों का अर्थ नहीं निकालना है, हमको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग रख के चलना है कि अच्छा इसमें पद्यांश में क्या बोला गया है, किसके बारे में कहा गया है, वो हमको देखना है। हो सकता है आपको बहुत सारे वर्ड्स में उसमें जो शब्द होंगे उसके मतलब नहीं पता होंगे, लेकिन हमको सिर्फ उसका अर्थ निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिलचिलाती धूप को चांदनी बनाने का क्या अर्थ है। अब ये ऐसी कोई बात होगी, इसको हमको पढ़ना होगा और उसको देखना होगा। तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई है क्या, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई है कि एक चिलचिलाती धूप को चांदनी ये बनाने का क्या अर्थ है। अभी जब हम पढ़ेंगे तभी हमको अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ये ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, हो सरल या कठिन हो रास्ता, कर्म वीरों को न इससे वास्ता, बड़े चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर गिरिशृंग ऊपर चढ़ चले। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं ना, क्योंकि समझना जरूरी है। और इतना तो समझ में आपको भी आ गया पढ़ के कि यहाँ पे किसी वीर के बारे में बात हो रही है कि वीर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, डरते नहीं हैं, कठिनाइयों से नहीं डरते हैं, हर चीज़ हंस हंस के पार कर लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ। आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, लेकिन मैं आपको पद्यांश पूरा समझा देती हूँ। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी दे, चिलचिलाती धूप मतलब कि चिलचिलाती धूप यानी कि जब हमारे पास धूप होती है तो हम क्या होता है, हमारे लिए बहुत कठिन होती है वो चीज़, परिस्थिति वो हमारी कैसी होती है, कठिन होती है। लेकिन उसको भी क्या बना देते हैं, चांदनी। चांदनी क्या होता है, जहाँ हमें सुकून मिलता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, चारों तरफ बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब हमको एक गर्मी में हमको हीट होती है जिसमें हमको दिक्कत होती है, कठिनाई। और चांदनी क्या है, जब हम उस चीज़ को भी क्या कर देते हैं, बहुत ईजी बना देते हैं, यानी कठिनाइयों को जब हम ईजी बना देते हैं, ऐसे बोला जा रहा है। काम पड़ने पर जो करे शेर का भी सामना, मतलब जस्ट ऐसा व्यक्ति जो काम पड़ने पर शेर का भी सामना कर ले, यानी कि कठिनाइयों का भी सामना कर ले, और हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे का चना मीन्स कि यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो कठिन चीज़ें होती हैं उनको भी वो हंस के बहुत ईजीली सारी चीज़ें कर जाते हैं। जो कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना, जिसने अपने जी में, अपने मन में ये ठान लिया कि कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ ईजी है, बस आपको लगा रहना है। कोस कितने ही चले पर वे कभी नहीं थकते, मतलब कोस यानी कितना भी वो चल ले लेकिन कभी थकते नहीं हैं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको वो नहीं खोल सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ गांठ का मतलब ये नहीं कि कोई गांठ को खोलना है, यहाँ गांठ का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। संकटों से वीर घबराते नहीं, यहाँ पे वीरों के बारे में बात करें कि जो वीर लोग होते हैं वो संकटों से नहीं घबराते हैं। आपदाएं देख छिप जाते नहीं, और कठिनाइयों को देख के छिप नहीं जाते हैं, बल्कि उनका क्या करते हैं, सामना करते हैं। लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, जिस काम में लग जाते हैं उस काम को पूरा करके ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि उस काम से क्या कर जाए और ऐसा बोल जाए कि अरे ये काम करके फालतू ही काम किया, नहीं करना चाहिए था। वो जिस काम में जुड़ते हैं उस काम को करके फिर ही अपने मन को खुशी देते हैं, ऐसे मतलब उससे पहले हार नहीं मानते हैं। हो सरल या कठिन हो रास्ता सरल हो या कठिन हो, कर्मवीरों को न इससे वास्ता, इससे कर्मवीरों को कोई वास्ता नहीं होता है। उनको ये दिखता है कि अच्छा ये करना है तो करना है, चाहे फिर रास्ता सरल हो या कठिन हो, वो उसको करके ही अपना दम लेते हैं। बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, और जब चलते हैं तो अंत तक उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। कठिनतर गिरिशृंग ऊपर चढ़ चले, और तब तक करते हैं कि जब तक, जैसे गिरी यानी कि पहाड़ के ऊपर टॉप तक नहीं चढ़ जाते, जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं और जब तक ऊपर नहीं पहुंच जाते, ऐसे ही वो काम को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो उसको कंप्लीटली पूरा ना कर दे। तो ये चीज़ हमको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन ये था कि काव्यांश का हमें शीर्षक बताना है। तो शीर्षक
सब बच्चों के मन में अलग अलग आएगा। तो ऐसा नहीं है कुछ सेलेक्टेड ही आपको शीर्षक लिखना है, जो आपको आपके मन में समझ में आता है, आपको बिल्कुल सही लगता है, वो आप लिखोगे। तो मुझे कौन कौन सा सही लगता है, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ से एक छोटी सी चीज़ दिख रही है, एक तो कर्मवीर दिख रहा है, तो आप कर्मवीर लिख सकते हो। अब इस टाइम पे बहुत से बच्चों को अपने अपने समझ में आ रहे होंगे कि मैम इसका शीर्षक लिख सकता है, तो वो आप सब लोग अपने कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मैम हमको इसका उपयुक्त शीर्षक ये लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप खुद से क्रिएटिव बनोगे, खुद से सोचोगे, दिमाग लगाओगे, और यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो कि इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं। फिर मैं भी लिख रही हूँ 2-3 और मैं भी लिख दूंगी, हो सकता है हम दोनों के मैच भी हो जाए, कि किसी से मैच कर जाए। एक तो कर्मवीर हो गया, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, परिश्रमी व्यक्ति लिख सकते हैं। परिश्रमी व्यक्ति लिख सकते हैं, या परिश्रमी मनुष्य लिख सकते हैं। ठीक है, परिश्रमी, हाँ मनुष्य लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम यहां से लिख सकते हैं वीरों की महानता, या फिर लिख सकते हो परिश्रमी व्यक्ति लिख दिया, और फिर आप इसका और क्या लिख सकते हो, वीर पुरुष लिख सकते हो, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है ना, वीर पुरुष भी लिख सकते हैं हम। और क्या क्या लग सकता है, और हम वीर पुरुष, परिश्रमी व्यक्ति लिख दिया हमने, परिश्रमी मनुष्य भी लिख सकते हो। ठीक है, इतने समझ में आ रहे हैं, और भी जिसको जो जो समझ में आए वो आप इसमें बता सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में कि मैम हमको ये चीज़ लगती है, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी एक उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो देखा, ट्राई करना कि कम से कम शब्दों में आपका शीर्षक भी निकल जाए, और वो सामने वाले को समझ में भी आ जाए कि हाँ भाई इनके बारे में बात कर रहे हैं, किसी वीर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, साहसी व्यक्ति भी लिख सकते हो, ठीक है, या साहसी पुरुष लिख सकते हो। पुरुष नहीं लिखो, व्यक्ति ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि व्यक्ति तो मतलब व्यक्ति में सब आ जाएगा ना, मेल फीमेल सारे आ जाएंगे। साहसी व्यक्ति लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एक उपयुक्त शीर्षक लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, काव्यांश में किस बात का वर्णन है, किस बात का वर्णन है, हमने बहुत देख लिया किस बात के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा सीधा ऐसा नहीं कि आपको काव्यांश की लाइनें डाल देनी है कि अच्छा हाँ काव्यांश में दे रखा है यहाँ से, तो आप यहाँ काम पढ़ने पर दिस यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख दो कि चलो इसका आंसर ये हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमको अपने आंसर को बना के लिखना है। बस हमको क्या करना है, यहाँ से लाइन्स लेनी है, उनके अर्थ हमको डालते हुए लिखना है। तो पहले आप क्या करो, आप ऐसे लिखोगे कि यहाँ पर काव्यांश में किस बात का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर किस बात का वर्णन किया है, यहाँ पे बात की गई है वीरों के बारे में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वीर पुरुष, या कर्मवीर लिख दो, कर्मवीर जो होते हैं, या परिश्रमी व्यक्ति लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, परिश्रमी व्यक्ति काम पड़ने पर भी, या ऐसे लिख सकते हो परिश्रमी व्यक्ति जो होते हैं कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं, और वो क्या करते हैं, हंस हंस के जितनी भी कठिनाइयां हैं उन सभी का सामना करते हैं। उनके लिए कुछ भी जो है कठिन नहीं होता है, सब कुछ वो आराम से हंसते हुए सहते हुए सभी चीज़ों को पार कर जाते हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, वो थकते नहीं हैं और लगातार उसमें लगे रहते हैं और उस काम को पूरा करते हैं। जिस भी चीज़ में हाथ डाल दें उनको कंप्लीट करके ही उसको लेते हैं। तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम अपना आंसर खुद से लिखते हैं। काव्यांश में किस बात का वर्णन किया गया, तो हम लिखेंगे परिश्रमी व्यक्ति कठिनाइयों से घबराते नहीं, ठीक है, घबराते नहीं हैं, वह सभी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाते हैं।
फिर इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, किसी भी कार्य को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसे पूरा ना कर ले। ठीक है, और भी आप देख सकते हो इसमें से हिंट लेके कि रास्ता चाहे कठिन हो या सरल, वह उसको कंटिन्यू करते हुए अपने कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, चाहे रास्ता कठिन हो परंतु कर्मवीर सभी कठिनाइयों को पार करके ही अपना कार्य पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने आंसर को लिखना है, सिर्फ सहायता लेनी है आपको कुछ कुछ पॉइंट्स की, लेकिन उसको बना बना के आपको लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरी की पूरी लाइनें यहाँ पे छाप दो। ठीक है, दूसरा है चिलचिलाती धूप को चांदनी बनाने का क्या अर्थ है। पहली लाइन ही आ गई, चिलचिलाती धूप। चिलचिलाती धूप मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थितियां को चांदनी बनाने का क्या अर्थ है, चांदनी बनाने का क्या अर्थ है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि चिलचिलाती धूप, फिर ब्रैकेट में डाल देना कठिनाइयों को, वीर पुरुष, या फिर क्या लिख सकते हो कर्मवीर। कर्मवीर जो होते हैं, या फिर लिख सकते हो परिश्रमी व्यक्ति, कुछ भी लिख सकते हो ना, कर्मवीर लिख सकते हो, परिश्रमी व्यक्ति लिख सकते हो, वीर पुरुष लिख सकते हो, वीर व्यक्ति लिख सकते हो। तो परिश्रमी व्यक्ति जो है कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उसको अपने जीवन में इतना सरल बना देता है, जिसकी वजह से वो जितनी भी परेशानियां हैं उनको वो हंसते हंसते पार कर जाते हैं, और ये कठिनाइयां जो हैं उनके लिए क्या बन जाती हैं, चांदनी रातों की तरह बन जाती हैं। तो अपने परिश्रम की वजह से वो कठिन से कठिन रास्तों को भी क्या कर जाते हैं, हंसते हंसते पार कर जाते हैं, और सारी बाधाओं को दूर करके अपने कार्यों में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये चिलचिलाती धूप को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आपका ये वाला आंसर और फर्स्ट और सेकंड वाले आंसर में थोड़ा थोड़ा सिमिलर हो सकता है। यहाँ पर आप ओवरऑल सारा बताओगे कि किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर आप किसके बारे में बताओगे, परिस्थितियों के बारे में बताओगे कि कठिनताएं जो है उसको हमें अपने प्रयास से वीर पुरुष जो हैं उनको इजीली बना देते हैं और अपने काम को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पद्यांश को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। पद्यांश में मोस्टली आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और एमसीक्यूज बेस्ड भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल में भी मिल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको एमसीक्यूज बेस्ड मिलेगा तो आप इजीली देख के अपने आंसर्स को लगा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको लाइन्स में ही कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हाँ, बात होती है डिस्क्रिप्टिव, जब आपको डिटेल में लिखना होगा तो उसकी हमने प्रैक्टिस कर ली, और जब हम मॉडल पेपर करेंगे तब हम ढेरों प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब भी मॉडल पेपर करेंगे गद्यांश पद्यांश होगा ही होगा, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि आज ही एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश जो है वो खुद से करके देखना है। खुद से कर लोगे, एक बार कर लिया, 15 नंबर आपकी पॉकेट में। तो ये चीज़ आपको आज पढ़नी है, आज के आज ही करनी है, और ये चीज़ जो है वो 9th के लिए 10th के लिए दोनों के लिए है, और 11th-12th में भी अगर अपठित गद्यांश है तो आप वहाँ से भी ये चीज़ ले सकते हो, क्योंकि अपठित गद्यांश में तो करना क्या है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग देखनी है और उसी के आधार पर अपने आंसर्स को लिखना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।